हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम मॉक टेस्ट कवर करेंगे जर्नल साइंस के ऊपर। 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। 10 MCQs विल बी देयर। स्टेटमेंट बेस्ड MCQs रहेंगे बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द सेशन डू लेट मी नो आपने 10 में से कितना स्कोर किया, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड मैंने नहीं रखा है, तो आपका स्कोर 8+ ही होना चाहिए। ऑलराइट, प्लस आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लिंक है फेसबुक पेज का, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट हमें बोल रही है ऑल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देखो, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अब समझो क्यों। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ना मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अल्फ़ा रेज, एक होती है बीटा रेज और एक होती है गामा रेज, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। अल्फ़ा रेज के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। अल्फ़ा रेज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, इनके पास मास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बीटा रेज जो है इनके पास दे हैव वेरी स्मॉल मास और इनका चार्ज भी होता है। दोनों पार्टिकल्स जो है रेडिएशंस हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। सिर्फ गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं, इसलिए ऑल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर सेकंड में हमें बोला है गामा रेज पोजेसेस नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गामा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, फोटोन से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनका जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी ज़ीरो होता है। इसी वजह से जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं ये, ठीक है। समझ में आया? हमारी पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी वाली सही है। Option number D will be the right answer here. Okay. Now, question number 2. इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्जर वॉल्यूम देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन ब्लड जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमने पता है, हमें क्लास 10th में भी पढ़ा था। एक होता है प्लाज्मा, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड येलोइश पोर्शन होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसमें इंक्लूड होते हैं RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब अगर आप परसेंटेज देखोगे, जो प्लाज्मा है वो है इक्विवेलेंट 55% का और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें है 45%। मतलब ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, राइट। फिर स्टेटमेंट 2 देखो, इसमें बोल रहे हैं प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व प्रोटीन्स एंड सॉल्ट। देखो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन सुनो कैसा होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 90 to 92% वाटर। बाकी इसमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोब्यूमिन होते हैं और होता है फिब्रिनोजन, ठीक है। अब सॉल्ट्स की बात करते हैं तो मेनली आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है। वाटर प्लाज्मा के मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोल रहे हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सनलाइट सबसे पहले क्या है कि अर्थ तक आती है। सन से मेनली विजिबल लाइट्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचते हैं। अर्थ इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और वार्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अर्थ हीट रेडिएट करता है। अर्थ जो है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड,
ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसका कुछ पार्ट वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब इससे होता क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 78% होती है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं कंसीडर की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ग्रीन हाउस गैस वही होती है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैप करें। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। सो वाटर वेपर एक्चुअली सबसे सिग्निफिकेंट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में मेजर रोल प्ले करता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसलिए नाइट्रोजन मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एज अ रिज़ल्ट हमारी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड वाली फॉल्स है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sound waves cannot travel through vacuum because they require a material medium। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। साउंड क्या होती है? साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होता है? प्रोपेगेशन के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। साउंड एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। ये वाइब्रेशंस जो हैं ये एयर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र होती है। अब वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स होते ही नहीं है, ना एयर होती है ना मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी, इसीलिए साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लैरिटी देती हूँ मैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं बिकॉज आउटर स्पेस ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है। सो कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल से होती है। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही बोल रही थी। अब सेकेंड वाली बोल रही है लाइट वेव्स ऑल्सो रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब ये बात इन लोगों ने गलत बोल दी। लाइट वेव्स क्या होती हैं? लाइट वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसी वजह से जो सनलाइट है अर्थ तक स्पेस के वैक्यूम से ट्रैवल करके आती है। अगर लाइट को मीडियम चाहिए होता तो सनलाइट अर्थ तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकती ना। ठीक है, इसीलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट कंसीडर हो गई, पहली वाली सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, the pH value of neutral solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 7। देखो, थोड़ा बेसिक से समझते हैं। pH क्या होता है? pH एक स्केल होता है जो बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। pH हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्योर वाटर में, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बात बोल रही है। अब सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं हम लोग, अ सॉल्यूशन विद pH 5 इज़ बेसिक इन नेचर। अब ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि pH 5 जो है ये 7 से लेस है, देयरफॉर एसिडिक होगा ना। आपने याद रखना है, जितना pH 7 से नीचे जाएगा एसिडिटी उतनी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, जैसे लेमन जूस है उसका pH कितना होता है? 2। विनेगर जो है इट इज़ अराउंड 3, रेन वाटर जो है वो अराउंड 5.6 है। सो pH 5 डेफिनेटली एसिडिक नेचर शो करता है, बेसिक नहीं। ठीक है, सो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी इनकरेक्ट हो गई, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे सिंथेसाइज एटीपी। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मेनली सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू फूड मॉलिक्यूल्स स्पेशली ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है ना।
अब एटीपी क्या है? एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी मानी जाती है। सेल को जो भी वर्क करना होता है जैसे मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, सिंथेसाइज या ग्रोथ, ये सब एटीपी की एनर्जी से होता है। अब बोल रहे हैं कि ये पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये लार्ज अमाउंट में एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट मानी जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखो राइबोसोम्स का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होते हैं। ये एमिनो एसिड्स को जॉइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइबोसोम्स में नहीं होती है। अब अगर हम राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस समझें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन फंक्शन होता है एटीपी को प्रोड्यूस करना और सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, जबकि जो राइबोसोम्स है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, राइबोसोम्स दो जगह मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री मिलते हैं और ये जो आपका RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर अटैच्ड मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल फीचर क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है, अपना डीएनए होता है उसका और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ऑल राइट, इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत कंसीडर की जाएगी। पहली वाली स्टेटमेंट सही थी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहे हैं द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ लेस देन दैट ऑन अर्थ। देखो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होता है? ये वो एक्सिलरेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मिलते हैं। ठीक है, अर्थ पर क्या होता है अलग, मून पर होता है अलग। ठीक है, इसलिए मून पर ऑब्जेक्ट का वेट बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, अगर अर्थ पर किसी का वेट जो है 60 kg फोर्स हो तो मून पर अप्रॉक्सीमेटली 10 kg फोर्स के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, सो मास तो सेम रहेगा, सिर्फ वेट चेंज होगा। इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बोल रही है। अब दूसरी वाली बोल रही है द मून हैज़ स्मॉलर मास एंड रेडियस एज कंपेयर टू द अर्थ। नाउ ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। देखो जो मून है वो अर्थ से साइज़ में छोटा है और मास भी कम है। अब ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पे ये जो कैपिटल G है ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। और R क्या है? रेडियस। सो मून का मास अर्थ से बहुत कम है, इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल भी वीक होता है। रेडियस भी स्मॉलर है लेकिन मास का रिडक्शन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल ये जो मून पर जो कम हो जाता है इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट 2 है ना ये भी ट्रू कंसीडर की जाएगी। ठीक है, सो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर A विल बी द फाइनल आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहे हैं ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। देखो ओजोन लेयर कहाँ होती है? ये ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में उसके पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की हाइट के बीच होती है। ठीक है, अब ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का स्पेशल फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन उसका ये होता है कि जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एमिट करता है ये, पर्टिकुलरली कौन सी? UVB और UVC, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। ओजोन लेयर इन UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से उसे रोक देती है, इसी वजह से लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो स्टेटमेंट 1 जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। अच्छा, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा UV रेडिएशंस आ गए तो उसके क्या होंगे? अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, DNA डैमेज,
या फिर इम्यूनिटी का रिडक्शन हो जाना, ये सब सिचुएशंस जो है वो अराइज कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम CFCs भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? CFCs ना मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, फोम प्रोडक्शन में। तो ओजोन डिप्लीशन का प्रोसेस क्या है कि जब CFCs अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं तो UV रेडिएशंस उन्हें ब्रेक कर देती हैं और क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं, और ये क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन एटम जो है वो हज़ारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी वजह से ओजोन लेयर थिन होने लगी है। अब ओजोन होल के बारे में भी आपको पता होगा, अंटार्कटिका के अबव ओजोन कंसंट्रेशन में सीवियर रिडक्शन ऑब्जर्व हुई थी, जिसे ओजोन होल कहा गया था। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्टेप लिए गए थे। तो वो क्या थे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था एक बार 1987 में, जिसमें CFCs को रिड्यूस करने के लिए और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई थी, और ये एनवायरमेंटल एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोल रही है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। तो फाइनल आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर A रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोल रहे हैं कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन रबर। कॉपर कंडक्टर क्यों है? देखो कॉपर ना एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। इसी वजह से जो कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब कॉपर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स में, मोटर्स में, जनरेटर्स में, सब जगह कॉपर यूज़ होता है ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, अब रबर के बारे में समझते हैं। रबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इफेक्टिवली, ये इंसुलेटर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स की आउटर कवरिंग में रबर या प्लास्टिक यूज़ होता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही समझा रही है। अब 2 वाली बोल रही है रबर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। अब देखो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ये बिल्कुल उसके विपरीत हो गया। रबर कंडक्टर क्यों नहीं है? रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर पाता है। अगर रबर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो तो कंडक्टर बन जाता है, लेकिन एक्चुअली जो रबर है वो पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, इस वजह से जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बात आपको और बताती हूँ कि जो सिल्वर है ना वो एक्चुअली बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से प्रैक्टिकल वायरिंग में कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, सो फिलहाल यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट सही और दूसरी गलत है। ऑप्शन नंबर C जो है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, ना द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं वायरसेस आर कंसीडर्ड obligate parasites because they can reproduce only inside the living host cell। देखो वायरस क्या होते हैं? वायरस एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जो DNA या RNA, प्रोटीन कोड, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों शो करते हैं। अब इन्होंने बोला है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड करता है। और जो वायरस है वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उन्हें रेप्लिकेशन के लिए लिविंग होस्ट सेल चाहिए होता है, होस्ट के एंजाइम्स चाहिए, होस्ट राइबोसोम्स चाहिए, इन सब की ज़रूरत होती है। इसलिए जो वायरस है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वायरस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? वायरस जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है, होस्ट सेल मशीनरी को कंट्रोल करता है और नए वायरस बनवाता है। होस्ट के बाहर वायरस जो है वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, इस वजह से जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है वायरसेस पोजेस बोथ सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज एंड इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी। देखो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है।
वायरस में क्या एब्सेंट होता है, वायरस जो है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं रखते, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स भी एब्सेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये रेस्पिरेशन नहीं करते, एटीपी प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोटीन सिंथेसिस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, इसलिए होस्ट सेल के बिना इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊं तो ये इनके अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट रहती हैं, इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं पर सिर्फ होस्ट के अंदर, और बाहर अगर रहेंगे होस्ट के तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ डू लेट मी नो आउट ऑफ 10 हाउ मच you scored. Comment it down. We will meet tomorrow with the new topic. Till then, take care and happy learning.